मॉर्गन साइंटिस्ट ने सहलग्न और असंलग्न जीनों के बारे में बताया। वैज्ञानिक मॉर्गन ने दो तरह के जीनों के बारे में बताया, एक सहलग्न जीन और दूसरा बताया था असंलग्न जीन। लिंक्ड जीन और नॉन लिंक्ड जीन के बारे में मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। सहलग्न जीन ऐसे जीन होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर पास पास पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत होते हैं। असंलग्न जीन एक दो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत नहीं होंगे। तो ये जो मॉर्गन साइंटिस्ट था, इसने ये सहलग्नता और असंलग्नता या सहलग्न और असंलग्न जीनों के बारे में जो बताया है, ये एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया था। एक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया था और उसके बेस पर इन्होंने सहलग्न जीन और असंलग्न जीनों के बारे में बताया। मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट हैं वो किए थे फल मक्खी या ड्रोसोफिला पर। मॉर्गन ने अपने प्रयोग फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, मधुमक्खी को ही बोला जाता है फ्रूट फ्लाई, और इसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला वंश है इसका, मेलानोगास्टर इसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फल मक्खी पर प्रयोग किए और सहलग्नता तथा असंलग्नता के बारे में बताया, या हम इसे भी बोल सकते हैं सहलग्नता और पुनर्योजन के बारे में बताया। अपने प्रयोग फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए तथा सहलग्नता व असंलग्नता के बारे में बताया। अब इस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ड्रोसोफिला का सिलेक्शन ही क्यों किया, अदर किसी ऑर्गेनिज्म का, अदर किसी जंतु का सिलेक्शन क्यों नहीं किया, उसके कुछ रीजंस हैं। इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना था। ड्रोसोफिला का चयन इसने कुछ कारणों से किया था, तो इसमें एक हेडिंग हम पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला का चयन करने के कारण, यानी कौन से रीजंस थे कि उसने ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन किया और अदर किसी ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन नहीं किया। जैसे मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था मटर का पौधा क्यों चुना मेंडल ने, उसके कुछ रीजन थे। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों किया, उसके कुछ रीजन थे। सबसे पहला रीजन इसका ये है, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। फर्स्ट जो इसका रीजन है इसको सेलेक्ट करने का, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर रखा जा सकता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, प्रयोगशाला के अंदर जब हम ड्रोसोफिला की कई पीढ़ियां तैयार करेंगे, जिस माध्यम पर इनकी वृद्धि कराई जाती है, जिस माध्यम पर हम ड्रोसोफिला की ग्रोथ कराते हैं, उस माध्यम को बोला जाता है संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम बनाकर उस पर ड्रोसोफिला को डाल देंगे, जिससे अपने समान अनेक ड्रोसोफिलाओं को उत्पन्न करेगी। तो इनके लिए जो संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम होता है,
वो सिंपल होता है। सिंपली इसके अंदर हम अगार अगार जेल का यूज कर लेंगे, या जो केला होता है, केले को सड़ाकर और उसका संवर्धन माध्यम बनाकर उसका यूज करेंगे। उस पर भी ड्रोसोफिला आसानी से वृद्धि करती है, आसानी से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को उत्पन्न करती है। इसलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन किया। पहला रीजन, प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर रख सकते हैं, ज्यादा कोई माध्यम वगैरह की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, ये अपना जो जीवन चक्र है, ये ड्रोसोफिला अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है। यानी इनकी पूरी जीवन अवधि या लाइफ स्पेन जो है 2 सप्ताह है, 14 दिन। इसलिए ये 2 सप्ताह में जीवन चक्र पूरा कर रही है, तो आसानी से इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है। तो दूसरा इसका रीजन था, ये अपना जीवन चक्र, ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेती है। 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेती है। यानी इसका इनका जो लाइफ स्पैन है या जीवन अवधि है वो 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह में इनकी जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ड्रोसोफिला पैदा होगी और 2 सप्ताह के लास्ट तक बच्चे उत्पन्न करके मर जाती है। 2 सप्ताह के अंदर, 14 दिन की अवधि के अंदर जीवन चक्र पूरा कर रही है, इसलिए इनकी अनेक पीढ़ियों की स्टडी हम कम टाइम पीरियड में कर सकते हैं। इसलिए ड्रोसोफिला का सिलेक्शन मॉर्गन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। तीसरा, ये एक बार मैथुन करके अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न करती है। ये एकल मैथुन से, मैथुन बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को, पॉपुलेशन एक्टिविटी को, तो ये एकल मैथुन से अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न करती है। तो एक बार कॉपुलेशन करेगी, एक बार लैंगिक जनन की क्रिया करेगी, और उस एक बार मैथुन करने से या कॉपुलेशन करने से बहुत ज्यादा संख्या में ड्रोसोफिला उत्पन्न होती है, जिनका यूज एक्सपेरिमेंट में किया जा सकता है। इसलिए इनका इसका सिलेक्शन मॉर्गन ने किया। अत्यधिक संख्या में मक्खियों का उत्पादन होगा। फोर्थ, इनमें लिंग विभेदन स्पष्ट होता है। फोर्थ रीजन ड्रोसोफिला को चुनने का, इनमें लिंग विभेदन स्पष्ट होता है। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इनके अंदर स्पष्ट होता है। इसका मीनिंग है कि इनमें नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला को आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला की आसानी से पहचान की जा सकती है। लिंग विभेदन स्पष्ट होता है, अर्थात इनमें क्या है, नर व मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए भी सिलेक्शन किया भाई, मेल फीमेल को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। फीमेल ड्रोसोफिला थोड़ी साइज में बड़ी होगी, मेल ड्रोसोफिला जो है साइज में छोटी होगी, तो इनमें क्लियरली हम आसानी से पहचान सकते हैं कि मेल ड्रोसोफिला कौन सी है और फीमेल ड्रोसोफिला कौन सी है। इसलिए इसका सिलेक्शन किया। फिफ्थ जो रीजन था इसका, कि जो ड्रोसोफिला है इसमें अनेक आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी इनके अंदर अनेक तरह के जेनेटिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम कम क्षमता वाले या कम कैपेसिटी वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इनमें अनेक आनुवांशिक विविधताएं मिलती है। फिफ्थ रीजन क्या था इसका, इनमें अनेक आनुवांशिक विभिन्नताएं मिलती है, जिन्हें कम क्षमता वाले, जिन्हें कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मॉर्गन जो साइंटिस्ट है, उस मॉर्गन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना? ड्रोसोफिला। मॉर्गन के बारे में सबसे फर्स्ट याद रखना, पहले भी हमने पढ़ा है कि मॉर्गन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सहलग्न जीन और असंलग्न जीनों के बारे में बताया। सहलग्नता पढ़ी थी हमने, उसके अंदर पढ़ा था। अब मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किए? फल मक्खी पर। फल मक्खी का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला इसका जीनस होता है, वंश, और मेलानोगास्टर जाति है। इस पर की और संलग्नता असंलग्नता के बारे में इन्होंने बताया था। अब इस साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया? पहला रीजन था, इन्हें लैब के अंदर हम सरल कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर रख सकते हैं, आसानी से इनका संवर्धन माध्यम बन जाता है जिसमें से पोषण लेके अपनी संख्या को बढ़ाएगी। जीवन चक्र इनका 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह के अंदर ही पूरा जीवन चक्र पूरा हो जाता है, पैदा होगी, ग्रोथ करेगी, बच्चे उत्पन्न करेगी और मर जाएगी। तो 2 सप्ताह में पूरा हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। एकल मैथुन से अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। एक बार जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बहुत ज्यादा संख्या में संतानों को उत्पन्न करेगी, इसलिए इसका सिलेक्शन किया। लिंग विभेदन स्पष्ट है, यानी क्लियरली देखकर हम बता सकते हैं कि नर ड्रोसोफिला कौन सी है और मादा ड्रोसोफिला कौन सी है। मेल का साइज इनमें थोड़ा छोटा होता है, फीमेल का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। लास्ट, इनके अंदर अनेक जेनेटिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं मिलेंगी। और इन जेनेटिक डिफरेंसेस को हम लो पावर वाला जो माइक्रोस्कोप है उससे भी आसानी से देख सकते हैं। तो इन रीजन की वजह से मॉर्गन जो साइंटिस्ट था, उसने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, या ड्रोसोफिला का उपयोग अपने प्रयोग के अंदर इसने किया। अब मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम एक हेडिंग के थ्रू पढ़ते हैं। कि हेडिंग है हमारी सहलग्नता और पुनर्योजन। सहलग्नता व पुनर्योजन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सहलग्नता का तो मतलब होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जुड़कर जाना। पुनर्योजन का मतलब होता है कैरेक्टर्स का आपस में एक दूसरे से क्या हो जाना? अलग अलग हो जाना। सर ऊपर लेना एक बार। ओके सर। तो देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो मॉर्गन ने क्या किया? लिंग सहलग्न जीनों का अध्ययन। पहला तो याद रखना, इसने किन कैरेक्टर्स की स्टडी की थी? लिंग सहलग्न कैरेक्टर की। यानी इसने लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर द्विसंकर संकरण प्रयोग की। मॉर्गन ने सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए जो जीन पाए जाते हैं, लिंग संलग्न का मतलब क्या? सेक्स क्रोमोसोम X5।
ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण हमने पढ़ा ही है। ड्रोसोफिला में भी कौन सा लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्स 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 वाई प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारे अंदर है, सेम है। तो इसने क्या किया, ड्रोसोफिला में लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन के लिए, सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए जीनों के अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला पर डाई हाइब्रिड क्रॉस किए या द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर किए। अब मॉर्गन साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीले शरीर और सफेद आंखों वाली मक्खियों का संकरण इन्होंने कराया था। पहले क्रॉस के दो तरह के क्रॉस इसने किए थे। फर्स्ट को हमने बोला क्रॉस ए, पहला वाला जो क्रॉस कराया उसको उन्होंने नाम दिया क्रॉस ए। क्रॉस ए के अंदर इन्होंने क्या कराया, पीला शरीर व श्वेत आंख, सफेद आंख, यानी शरीर का कलर तो कैसा है, येलो या पीला, और आंखों का कलर कैसा है, सफेद है। इस प्रकार की मक्खियों का क्रॉस इसने कराया भूरे शरीर व लाल आंख वाली मक्खी के साथ। यानी ये तो येलो बॉडी है, व्हाइट आईज है, ब्राउन बॉडी है और रेड आईज है, इन दोनों का क्रॉस कराया। अब ये द्विसंकर संकरण क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो इसने कैरेक्टर्स लिया है, तुम्हारा पहला कैरेक्टर तो इसके अंदर देखो क्या हो गया, शरीर का रंग। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया शरीर का रंग, बॉडी कलर। एक है इसका पहला पीला, और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, भूरा। दूसरा कैरेक्टर जो इसने लिया है, दो विकल्प ही हो गए इसके, दूसरा इसने लिया है नेत्र का रंग या आंख का रंग। नेत्र के रंग के भी दो कैरेक्टर लिए, एक पेयर में इसके दो होते हैं एलील, एक होता है श्वेत सफेद, और दूसरा कौन सा है, लाल। तो दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया है, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण हमने नाम दिया। जब इसने पीले शरीर और श्वेत आंख वाली मक्खी का क्रॉस, ड्रोसोफिला का क्रॉस भूरे शरीर और लाल आंखों वाली के साथ कराया, तो इसने क्या देखा, F1 संतति इसको मिलेगी। अब ये तो जो जनरेशन होती है ना, पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें लेकर क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है। इनके बीच क्रॉस कराया, तो इनके बीच क्रॉस कराने से जो जनरेशन मिलेगी उसको बोला हमने कौन सी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब इसने देखी, तो F1 जनरेशन के अंदर इसे, F1 जनरेशन के अंदर इसे दो तरह की संतानें प्राप्त हुई। एक तो हुईगी ये जो हो ना, भूरा शरीर और लाल आंख, इसको हम जनरली बोल देते हैं वन्य प्रकार, वाइल्ड वेराइटी। ये वाली जो है इसको बोला जाता है वन्य प्रकार। और वन्य प्रकार का मतलब याद रखना, कोई भी जीव हो उसकी सबसे पुरानी जाति जो है, यानी सबसे पहली जाति जो होती है उसको बोलते हैं वन्य प्रकार। जबकि अन्य जातियां, जैसे ये वाली जाति दिख रही है, पीला शरीर और श्वेत आंख, इस वाली जाति को बोला जाता है उत्परिवर्ती प्रकार। यानी पीला शरीर और श्वेत आंख वाली तो कौन सी प्रकार की है, उत्परिवर्ती, ये है म्यूटेटेंट या उत्परिवर्ती प्रकार। और ये वाली जो है ये कौन सी है, वन्य प्रकार की, वाइल्ड वैरायटी बोला जाता है। वाइल्ड वैरायटी उस किसी जीव की उस जाति को कहा जाता है, उस किस्म को कहा जाता है सबसे पहले उत्पन्न हुई, फिर उसके अंदर धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ और उससे अन्य जातियों की उत्पत्ति हुई। तो भूरे शरीर और लाल आंख वाले को क्या बोलेंगे हम, वन्य प्रकार। F1 जनरेशन के अंदर जब इन्होंने देखा, तो F1 जनरेशन में इन्हें जो संतान प्राप्त हुई, एक तो प्राप्त हुई वन्य प्रकार की। F1 जनरेशन में इन्हें एक तो संतान कौन सी प्राप्त हुई, वन्य प्रकार। वन्य प्रकार का मतलब है भूरे शरीर और लाल आंख वाली। दूसरी संतान इन्हें प्राप्त हुई पीला शरीर और श्वेत आंख वाली। सेकंड जो प्राप्त हुई है वो कौन सी है, पीला शरीर व सफेद आंख, यानी उत्परिवर्ती प्रकार। अब यह नॉर्मल जो हमने क्रॉस कराया था ना, जैसे मेंडल का कराया था, तो वहाँ एक ही कैरेक्टर दिखा था, पीला बीज और गोल आकृति वाला, लेकिन ये दो कैरेक्टर क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, लिंग संलग्न लक्षण को पढ़ रहे हैं, इसलिए दो तरह की संतान उत्पन्न होगी।
भाई मान लो ये वाली जो है पीला शरीर और श्वेत आंख वाली तो है फीमेल, ये मादा मधुमक्खी है। और भूरा शरीर और लाल आंख वाली जो मक्खी है वो कौन सी है, मेल। ये कौन सी है, मेल। नर मक्खी और ये मादा मक्खी, इनके बीच क्रॉस कराया तो इनमें क्या होगा, कुछ संतान फीमेल प्राप्त मिलेगी, कुछ संतान कौन सी मिलेगी, मेल। ये मिली मान लो फीमेल मक्खी, और ये कौन सी मिल गई, मेल मक्खी। भाई जब हम लैंगिक जनन करते हैं तो लड़का भी उत्पन्न हो सकता है और लड़की भी उत्पन्न हो सकती है। लड़का और लड़की जो उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके रीजन से यहाँ हमने दो प्रकार की किनको दिखाया है, जातियों को इसके अंदर दिखाया है। दो प्रकार की स्पीसीज या जातियों को इसके अंदर हमारे द्वारा इसके अंदर दिखाया गया है। तो सीधा सा इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। वन्य प्रकार की भी मिल सकती है, पीला शरीर श्वेत आंख वाली, लड़का भी उत्पन्न हो सकता है, लड़की भी, सिंपल ही समझ सकते हैं। तो वन्य प्रकार, और ये इसको F1 जनरेशन के अंदर इस तरह की मक्खियां प्राप्त हुई। अब इसने क्या किया, ये जो मक्खियां आई है इनको क्रॉस करा दिया आपस में। वन्य प्रकार की मक्खी का क्रॉस पीले शरीर और श्वेत आंख वाली मक्खी के साथ करा दिया। इन दोनों का भी आपस में इसने क्या करा दिया, क्रॉस। इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन। इन दोनों को क्रॉस कराने पर जो जनरेशन मिलती है उसे कौन सी जनरेशन बोलते हैं हम, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन जब इससे मिली, इनके बीच क्रॉस कराने से मिलेगी F2। F2 जनरेशन में इसने देखा कि इसे चार प्रकार की मक्खियां प्राप्त हुई। F2 जनरेशन में से चार तरह की मक्खियां मिली। सबसे फर्स्ट मिली वन्य प्रकार, सबसे फर्स्ट इसके अंदर मिली थी इसको वन्य प्रकार की मक्खियां। दूसरी वाली जो इसको मिली थी पीला शरीर और श्वेत सफेद आंख, या सफेद आंख या श्वेत आंख भी लिख सकते हैं हमको। दूसरी इसको मिली पीला शरीर व सफेद आंख वाली मक्खियां, F2 के अंदर दूसरी इस तरह की मक्खियां मिली। तीसरी वाली जो इसको मिली है श्वेत आंख वाली मक्खियां, और चौथी मिली है पीले आंख वाली मक्खियां। तीसरी जो मिली जिनके अंदर केवल एक कैरेक्टर दिखाई दिया, सफेद आंख। अब चौथी वाली जो मक्खियां इसके अंदर मिली उसमें इनको शरीर पर केवल कौन सा कलर दिखाई दिया, पीला कलर, पीला शरीर। ये इसने क्रॉस कराया था। अब जब क्रॉस कराया इसने, जब देखा तो यहाँ पर दो प्रकार के, अब देखो इसमें हमने जो जनक लिए थे, ये मेल है ये फीमेल है, तो ये क्या है, जनक। इनको अपन क्या बोलते हैं, जनक, पेरेंट्स बोलेंगे। ये हैं पेरेंट्स। जो बाद में हमको जो संतान प्राप्त हो रही है, जो संतानें हमको प्राप्त हो रही है, ये नीचे जो है ये सारी की सारी क्या प्राप्त हो रही है, इनकी संतानें। तो जनक वाले जो है पीला शरीर श्वेत आंख, इनका क्रॉस भूरे शरीर लाल आंख से कराया है। वन में हमें दो प्रकार की मक्खियां, वन्य प्रकार और पीला शरीर श्वेत आंख मिली, इनको आपस में क्रॉस कराया तो चार तरह की मक्खियां हमको प्राप्त होती है। जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो उसने यहाँ पर क्या देखा, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रेशो मिलना चाहिए था हमें 9:3:3:1। मेंडल के अकॉर्डिंग तो यहाँ रेशो मिलना चाहिए था 9:3:3:1। जिनका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए था, 9:3:3:1। लेकिन इस द्विसंकर संकरण में ये अनुपात नहीं मिला। ये जो अनुपात था ये लगभग केवल कितना प्राप्त हुआ, 3:1। अब 3:1 क्यों प्राप्त हुआ है, इसके अंदर एक तो जनकीय प्रकार है, यानी जो संतान उत्पन्न हुई है उसमें दो तरह के प्रकार है। एक है जनकीय प्रकार, यानी जो जनक के समान है, और दूसरी है पुनर्योजी प्रकार, रिकॉम्बिनेंट टाइप। यानी यहाँ जो संतान प्राप्त हुई है दो प्रकार की है। अब दो प्रकार की कैसे होती है उसको देखो हम कैसे समझेंगे इसमें। ये है देखो, पहला वन्य प्रकार। वन्य प्रकार हमारे पास जनक में था। दूसरा है पीला शरीर और सफेद आंख, ये हमारे पास जनक में था। ये जो दोनों है वन्य प्रकार
और पीला शरीर श्वेत आंख, ये तो कौन से प्रकार की हो गई? जनकीय प्रकार, पेरेंटल टाइप की मक्खियां हो गई, जैसे जनक थे वैसी मिली है। नेक्स्ट जो है सफेद आंख वाली मक्खी और पीले शरीर वाली मक्खी। अब सफेद आंख ना तो हमारे पास जनक में खाली कोई सफेद आंख वाली नहीं थी, ना कोई पीले शरीर वाली थी। इस प्रकार के प्रकारों को बोला जाता है पुनर्योजी प्रकार, कॉम्बिनेंट टाइप। इस प्रकार के प्रकारों को क्या बोलेंगे? पुनर्योजी प्रकार। जब ये क्रॉस कराया गया तो जनकीय प्रकार जो है वो प्राप्त हुए थे 98.7%। यहाँ जो जनकीय प्रकार प्राप्त हुए हैं 98.7% प्राप्त हुए, जबकि पुनर्योजी जो प्रकार यहाँ पर प्राप्त हुए थे वो थे 1.3%। अब इनका जब रेशो निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट किसके लगभग आता है? 3:1। यानी यहाँ दो तरह के हमको प्रकार प्राप्त हुए, एक जनकीय और दूसरा प्राप्त हुआ था पुनर्योजी। एक 98.7%, एक 1.3%। रेशो आना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग 9:3:1, लेकिन अप्रोक्सीमेट रेशो आता है 3:1। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने क्रॉस ए है, जो मॉर्गन ने किस पर किया था? ड्रोसोफिला जो थी उसके ऊपर इसने इस एक्सपेरिमेंट को किया। अब इसमें हम आगे देखें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से समझ लो इसको, देखो। संलग्नता और पुनर्योजन क्या है? लिंग संलग्न जीनों की स्टडी करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले प्रयोग किए। जैसे मेंडल ने कराए थे क्रॉस, वैसे इसने किए। इसने क्या किया? दो जोड़ी कैरेक्टर लिए, एक शरीर का रंग जिसके दो रूप है, एक पीला और भूरा, नेत्र का रंग जिसके दो रूप है, श्वेत और लाल। दो जोड़ी कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस कराया। वन्य प्रकार और उत्परिवर्ती प्रकार टर्म्स का, वन्य प्रकार को बोलते हैं वाइल्ड, इसको बोलते हैं अपन वाइल्ड टाइप। ये है वाइल्ड टाइप, और ये होता है म्यूटेंट, म्यूटेट टाइप। वन्य प्रकार किसी भी जीव की ऐसी जाति होती है वाइल्ड टाइप जो सबसे पहले प्रोड्यूस हुई, उसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप, सबसे पुरानी। फिर उसमें धीरे धीरे म्यूटेशन से नई नई मधुमक्खियां बनी, यानी नई नई ड्रोसोफिला बनी। सबसे पहली जो ड्रोसोफिला थी उनका शरीर भूरा था, आंखें लाल थी। म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, उससे एक नई इनकी स्पीसीज बन गई, पीले शरीर और श्वेत आंख वाली। इसको वन्य प्रकार बोला, इसको म्यूटेंट टाइप बोला। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया, इनके बीच जब क्रॉस कराया, एक को लिया हमने इसमें फीमेल के फॉर्म में, और एक को किस फॉर्म में लिया? मेल। लैंगिक जनन कराएंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। F1 जनरेशन मिली। तो पेरेंट जनरेशन के बीच क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन मिलेगी। दो प्रकार की मक्खियां हमें उसमें देखी F1 में। फर्स्ट टाइप की थी वन्य प्रकार की, सेकंड टाइप की जो थी वो पीला शरीर और सफेद आंख वाली मक्खियां थी, या उत्परिवर्ती प्रकार हम उसको बोल सकते हैं। इस F1 जनरेशन की जो मक्खियां थी, इन्होंने आपस में इन दोनों के बीच क्रॉस करा दिया, आपस में फर्टिलाइजेशन कराया। तो F2 जनरेशन में हमें चार प्रकार की मक्खियां मिली। फर्स्ट वन्य प्रकार, सेकंड पीला शरीर सफेद आंख वाली, तीसरी सफेद सफेद आंख वाली, चौथी पीले शरीर वाली। अब यहाँ पर जो जनक के समान जो मक्खियां प्राप्त हो रही है उनको तो बोला हमने जनकीय प्रकार, पेरेंटल टाइप। और जो नई प्रकार की मक्खियां मिल रही है उनको बोल दिया पुनर्योजी प्रकार, रिकॉम्बिनेंट टाइप। जनकीय प्रकार और पुनर्योजी प्रकार। जब रेशो देखा, इन मधुमक्खियों की संख्या को देखा, तो जनकीय प्रकार की मक्खियां थी 98.7%। पुनर्योजी प्रकार की जो मक्खियां थी वो कितनी थी? 1.3% थी। यानी रेशो लगभग हमको मिला 3:1 के अनुपात में, लगभग अनुपात ये इसमें मिलता है। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए था? 9:3:1 रेशो इसके अंदर मिलना चाहिए था। तो इसके बारे में उसने बताया मॉर्गन ने कि यहाँ पर मेंडल के कौन से नियम का पालन नहीं हो रहा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये याद रखना, इस संलग्नता वाले क्रॉस के अंदर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं होता। अगर स्वतंत्र अपव्यूहन होता तो यहाँ में कौन सा मिल जाता? 9:3:1 रेशो मिल जाता। मॉर्गन ने इसका कारण बताया कि क्रोमोसोम पर जो जीन पास पास स्थित होते हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो पास पास क्रोमोसोम पर जीन पाए जा रहे हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का पालन नहीं करेंगे, वो एक साथ जाने का प्रयास करते हैं।
जब जनकों के क्रोमोसोम पर स्थित जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो जनकीय प्रकार ज्यादा मिलते हैं और पुनर्योजी प्रकार कम मिलते हैं। भाई ये जो मक्खियां हैं, ये सेम इनके बराबर है जनक के समान। तो यहाँ पर ये जो दोनों जीन थे ना, ये एक साथ रहने की इनकी प्रवृत्ति थी, यानी ये सहलग्नता को दर्शाते हैं। तो आपस में क्रॉस कराकर इसको लिया। इसके आधार पर मॉर्गन ने क्या बताया इसका रीजन। मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि जीन यहाँ यहाँ जीन एक दूसरे से स्वतंत्र अपव्यूहित नहीं होते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहित नहीं होते हैं, यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल लागू नहीं होता है। स्वतंत्र अपव्यूहित नहीं होते हैं तथा सहलग्नता को दर्शाते हैं। इसके बेस पर इसने रिजल्ट निकाला कि जीन एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए जो जनिकीय प्रकार हैं वो ज्यादा मिलते हैं और पुनर्योजी जो प्रकार है वो कैसे पाए जाते हैं, हमें कम पाए जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिया इन्होंने। इसके बाद मॉर्गन जो रिसर्च कर रहे थे वो जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित है, यानी मॉर्गन को पहले से पता था कि जीन क्रोमोसोम पर स्थित होता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जीन जो पाए जा रहे हैं वो किस पर पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी पता लगा लिया, जब द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, पता इन्होंने क्या लगाया, जब द्विसंकर क्रॉस में जब द्विसंकर क्रॉस में जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो जनिकीय प्रकार तो जनिकीय प्रकार का अनुपात जनिकीय प्रकार का अनुपात अजनकीय प्रकार इसी को बोल सकते हैं हम पुनर्योजी प्रकार, रिकॉम्बिनेंट टाइप। पुनर्योजी प्रकार से अत्यधिक होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, एक जनकीय प्रकार पढ़ा था, एक पढ़ा था जनकीय प्रकार, एक पढ़ा था हमने अजनकीय, या वहां लिखा था पुनर्योजी प्रकार। जनकीय प्रकार तो हमको कितना प्राप्त हो रहा था, 98.7, ये तो मिल रहे थे 98.7%, और ये जो है मिल रहे थे हमको 1.3%। ये जो टर्म है ये उन्होंने पता लगाई मॉर्गन ने। जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं ये पहले से सबको पता था, इन्होंने पता लगाया मॉर्गन ने जब द्विसंकर क्रॉस में जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो। कैसे स्थित होंगे, जैसे एक क्रोमोसोम है, अब जीन्स जो हमने पढ़े थे, एक तो हमने कौन सा लिया था, पीला शरीर और श्वेत पंख। पीला शरीर और श्वेत पंख के जीन ये एक्स एक्स क्रोमोसोम, फीमेल ड्रोसोफिला के ये है, फीमेल ड्रोसोफिला क्रोमोसोम। संयुग्मजी क्रोमोसोम है, दोनों कौन से हैं, एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। एक मेल का भी इधर इन साइड में बनाते हैं, ये मेल क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला में। मेल है तो इसमें होगा एक्स क्रोमोसोम,
एक्स और दूसरा कौन सा होगा वाई। और ये जो कैरेक्टर है वो ध्यान रखना है कौन से क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, एक्स से। ये हो गया हमारा मेल, ये मेल ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने क्या बताया, जब द्विसंकर क्रॉस में जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जीन दो है, हमारा पीला शरीर, पीले शरीर को हम किससे दिखा सकते हैं, बाई से। पीला शरीर वाला जीन है वाई। और पीले शरीर के साथ हमने लिया है श्वेत पंख, श्वेत पंख सफेद पंख को हम किससे दिखा सकते हैं, डब्ल्यू। यानी पीले शरीर का जीन वाई, सफेद पंख का जीन डब्ल्यू। अब इसी का पास वाला जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर पाया जाएगा वही कैपिटल वाई, और क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू। तो फीमेल ड्रोसोफिला में तो ये ऐसे मिल रहे हैं। मेल ड्रोसोफिला में क्या होगा, वाई पर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वाई अलग क्रोमोसोम है, इसलिए उसके जो जीन होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर मिलेंगे। यहाँ पर जो जीन मिलेंगे एक्स पर मिलेंगे, एक वाई, एक तो मिलेगा वाई और दूसरा कौन सा मिलेगा, डब्ल्यू। अब बिल्ड टाइप का है ये मेल, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई पर लगा देते हैं प्लस। अभी अलग से दिखाने के लिए जीन को हमने दिखा दिया वाई पर प्लस, और डब्ल्यू पर क्या लगा देते हैं, प्लस। तो जब द्विसंकर क्रॉस में जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, वाई जीन और डब्ल्यू जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। वाई जीन जो बॉडी का कलर है उसको डिटर्मिनेट कर रहा है, डब्ल्यू जीन जो आंखों का कलर है उसको डिटर्मिनेट कर रहा है। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो जनिकीय प्रकार का अनुपात, ये अभी पढ़ा था हमने पीछे, ये जनिकीय प्रकार है, ये जनिकीय प्रकार है, वन्य प्रकार और पीला शरीर। तो जनिकीय प्रकार का जो अनुपात है पुनर्योजी प्रकार के अनुपात या जनिकीय प्रकार से अत्यधिक होता है, ये आगे पढ़ ही चुके हैं। जनिकीय प्रकार 98.7% मिलता है, पुनर्योजी प्रकार हमको कितना मिलता है, 1.3% मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने बताया कि जो जीन है जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित है, तो जनिकीय प्रकार का अनुपात है जनिकीय प्रकार से अधिक होगा। यहाँ पर मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन के नियम का पालन नहीं होगा, जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं होंगे, और वो सहलग्नता के गुण को दर्शाएंगे। उनके द्वारा लिंकेज की प्रॉपर्टी को या संलग्नता के गुण को दर्शाया जाता है, उनके द्वारा लिंकेज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिंकेज को दर्शाया जाएगा। थोड़ा टफ है, इसको एक बार पढ़ना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक का एक बार, और पूरा यहाँ तक का पढ़ना। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है क्रॉस बी है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले इसका ले लेना एक बार, फिर पीछे वाले का ले लेना।